अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ। और मेरी मेहमान है एडवोकेट समर। और हमने जिस तरह पिछली दफ़ा आपसे बात की थी रिगार्डिंग हम लीगल इश्यूज़ के ऊपर कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ में रिलीजन में उसका मतलब क्या हिस्सा मिलता है बेटी को, बीवी को। तो जो जितनी भी ख़वातीन की जो राइट्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जी समर, जब स्टार्ट, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? हमारी अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बहुत से लोग इज़्ज़त के नाम के ऊपर या ये कहते हैं कि तेरा ब्याह करता जे ते तेनों उन अब्बा जी जात से कुछ नहीं मिलना, या ये कहते हैं कि जी बस तुम्हारी शादी पे इतने पैसे लग गए तो अब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, अब हम भाइयों का है, हम इसको देख लेंगे। इस तरह की चीज़ें जो होती रहती हैं उनको, एक तो उनका कितनी परसेंटेज है, उनको किस तरीके से आप लोगों के पास क्या केसेस आते हैं और आप कैसे सॉल्व करते हैं? जी, ये बहुत एक वाइड टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंस भी है इसकी। अगर परसेंटेज के हवाले से देखा जाए कि जायदाद को हिस्सा ना देने वालों की परसेंटेज कितनी है, तो वो एक अंदाजे के मुताबिक 70 to 60% है। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ में अगर बहन की शादी की जाती है तो साथ ही उसको बता दिया जाता है क्योंकि तुम्हारा दहेज हमने बहुत अच्छा बना दिया था, इसलिए अब तुम हिस्सा मत मांगना। मतलब उसे उसी वक्त ही रोक दिया जाता है कि अगर कल कला को बाप जो है वो दुनिया से रुखसत होते हैं, क्योंकि फिर जब वालिद साहब फौत हो जाते हैं तो तभी इनहेरिटेंस का जो राइट है वो क्लेम किया जा सकता है। बच्चे जो है प्रॉपर्टी में हकदार होते हैं, तो उसमें उसको फ़ौरन रोक दिया जाता है कि आपने हिस्सा नहीं मांगना। अब देखने की बात ये है कि जहेज़ एक हिबा है, आप गिफ्ट कर रहे हो अपनी बहन को। इनहेरिटेंस राइट जो है वो उसको अपने बाप की तरफ से मिला है। जहेज़ का होना एक हिबा है, आप उसको एज अ गिफ्ट दे रहे हो अपनी बहन को। लेकिन जब बात इनहेरिटेंस राइट की आएगी तो इनहेरिटेंस राइट में आपको अपनी बहन को हिस्सा देना ज़रूरी है। ओके, लेकिन ये जो अब हम अगर शरई तौर के ऊपर बात करें तो उसमें से कितना परसेंट जो है वो बेटी को बनता है? अगर हम शरई हिस्सों की बात करें, जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने डिवाइन लॉ में सूरह निसा में जो चौथी सूरह है, और उसमें अगर आप देखें तो आया 10, 11 और 12 में बिल्कुल डिफ़ाइन कर दिया कि किस तरह से हिस्सा देना है। अब इसमें ऐसा होता है कि आपने अपना टोटल जितनी भी आपकी जायदाद है उसका टोटल हिस्सा, अगर तो माँ बाप ज़िंदा हैं तो 1/6 माँ बाप को चला जाएगा टोटल जायदाद में से। ठीक है। और बीवी को 1/8 अगर तो उसके बच्चे हैं, और अगर बच्चे नहीं हैं तो उसको 1/4 जाएगा। अब जो हिस्सा बच गया है उनको, उन तीनों को जाने के बाद उसमें से बेटी का हिस्सा जो है वो आधा है और बेटे का पूरा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बेटी और 3 बेटियां हैं, एक बेटा है और 3 बेटियां हैं, तो उसमें इस तरह से हिस्सा होगा कि उन तीनों बेटियों का तो एक एक हिस्सा होगा और उस एक बेटे का 2 हिस्से हो जाएंगे। इस तरह से 6 हिस्से बेटियों के आएंगे। अब अगर इसमें एक बेटा है और 3 बेटियां हैं तो इसमें डिवाइडेशन इस तरह से होगी कि उसको 2 से 3 मतलब 5 हिस्से बना दिए जाएंगे। 2 हिस्से एक बेटे को चले जाएंगे, 3 हिस्से उन तीनों बेटियों को एक एक हिस्सा चला जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि बेटियों को थोड़ा क्यों और बेटों को ज़्यादा क्यों। हाँ। तो उस पे भी मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मर्द का रुतबा अल्लाह पाक ने ऊपर रखा है औरत से, और मर्द को क्योंकि मेंटेनेंस को देखना पड़ता है। मर्द को जब उसकी शादी होती है तो उसने हक महर देना है, उसने अपनी बीवी के, उसने अपने घर के अखराजात को देखना है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने एक बहुत खूबसूरत इंसाफ किया है कि बेटी को आधा और बेटे को पूरा। अब मोस्टली आपने देखा होगा कि आधा भी लोग नहीं देना चाहते। अच्छा, एक और बात है समर, इसमें एक चीज़ आती है कि आजकल जिस तरह बहुत से सिंगल पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे चल रहे आते हैं, अब बच्चे हैं या तलाक हो चुकी है, और उसके बाद जब हिस्सा मांगती हैं वो बेटियां सारी, तो उन बेटियों को किस तरीके से केटर किया जाता है। और उनको भी अब वो देखें ना कि अब तो सारे ही कमा रहे हैं, बेटे बेटियां सब मर्द, सब लोग अब तो कमाने की दौड़ में ही लगे हुए हैं। तो उसमें लॉ क्या कहता है? उसमें लॉ ये कहता है कि अगर बेटी ने अपना हक मांगा है तो वो उसको देना है। तो उसको देना है। इसमें ये एक डिवाइन लॉ है।
अच्छा, इसमें जो बेटी के जो ससुराल वाले होते हैं या मियाँ साहब होते हैं, उनका कितना हक होता है उन चीज़ों पे? भाई को तो सारे के सारे बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन उनका कितना हक है और उनको क्या कुछ मिलेगा इन तमाम चीज़ों से? अच्छा, ये या वो सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि मेरी बेगम को दुख है इसलिए मैं बाकी किसी को भी वसन नहीं देना, ये वाला इस तरह की कोई बात होती है? इसमें ये जो राइट होता है ना, ये आपस में बहन भाइयों का राइट होता है जो बाप की तरफ से उनको मिला होता है, एक इनहेरिटेंस राइट है। इसमें बहन भाई आपस में मिलके अब वो जाएंगे, डिक्लेरेशन फाइल करेंगे। अगर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो डिक्लेरेशन सूट फाइल होगा, अगर मूवेबल है मतलब पैसे हैं, अकाउंट्स हैं, तो फिर सक्सेशन वो होगा। उसमें बहन भाइयों का आपस में क्योंकि राइट है, भाई जो है वो अपनी बहनों को देंगे। इसमें बहुत सारे केसेस में ऐसा आता है कि जैसे अब शौहर हैं तो वो अपनी बीवी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि भाई हिस्सा लो जाओ, हिस्सा लो जाओ, हिस्सा लो। अब इस वजह से भी बहुत सारे जो मैके वाले हैं बच्चियों के, वो गुस्से में आ जाते हैं, वो हिस्सा ही नहीं देते। वो कहते हैं कि लिए अब हमसे लेके दिखाएं, तो साढ़े हाथ से मार के, तो साढ़े हाथ से मार के जैसे तेरे हाथ से मार के। ये अब बहुत आम सी बात हो जाती है। उससे कहते हैं कि अगर इसी एक गुस्से की वजह से अगर तूने आना है तो 1000 दफा आओ, बैठो, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर हिस्से की बात की तो हमारे घर कभी ना आना। ठीक है, ये ब्लैकमेलिंग होती है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन ये है कि असल अगर हम देखेंगे लीगल राइट के ऊपर तो ये बहन भाइयों की ही तरफ से होता है, डिसीजन बहन भाइयों का ही है, लेकिन इनको इन्फ्लुएंस जो है वो हर तरह से किया जा सकता है। भाइयों को भी उनकी बीवियां इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं और बहनों को भी उनके मियाँ जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये हम समझते हैं कि ये बहन भाइयों का हक है और वो आपस में अपनी जो तकसीम करेंगे, लेकिन क्योंकि ये हकूक़ुल इबाद में से है और अल्लाह पाक ने इंसान को बताया है कि तुमने अगर दुनिया में रहना है, अगर तुम्हारा कोई बड़ा चला जाता है और उसके पास प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी में से जब वो दुनिया से चला जाएगा तो जो अखराजात होंगे वो अखराजात करना। उसके बाद जो उसकी वसीयत होगी, वसीयत क्योंकि 1/3 होनी चाहिए, तो जो वसीयत है वो वसीयत उसको अदा की जाए। फिर जो कर्ज़ है वो कर्ज़ दिया जाए, और उसके बाद जो बचता है वो आपस में आप इस तरह से तकसीम कर लो। ओके, अब जिस तरह ट्रेंड जो है वो बहुत से हमारे मुफ्ती हजरात हैं जो कि ये कहते हैं कि जी आपको 2, 3, 4 शादियां कर लेनी चाहिए, और जो शादियां कर लेते हैं लोग, उन शादियों के बाद तो बीवियों को भी उसी तरह ही मिलेगा। अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है तो उनके बाद बीवी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, एक शौहर की 2 बीवियां हैं, तो उसको जो 1/8 हिस्सा मुख्तस हुआ था वो 1/8 हिस्सा दोनों में तकसीम होगा। ये नहीं होगा कि अलग 1/8 उसके लिए निकले और फिर अलग 1/8 दूसरी के लिए निकले, नहीं, वो जो 1/8 हिस्सा बना है वो उन दोनों में तकसीम होगा। फिर जो बच जाएगा वो सारा तकसीम किया जाएगा फर्दर बहन भाइयों पे। तो जो बेटियां होंगी उनको आधा हिस्सा और जो बेटा होगा उसका पूरा हिस्सा। सबसे पहले जो है वो बीवी का हक आता है कि बीवी आएंगे, उसके बाद फिर बच्चे उन्हीं के हिसाब से चीज़ें कर रहे होते हैं। ओके, हमारी ये जो जहाँ पे अगर आप लॉ के मर्ज में देखें कि केसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा ट्रेल कर जाते हैं कि बच्चे माशाल्लाह छोटे होते हैं और माशाल्लाह बच्चे 35-35 साल के हो जाते हैं, तो वो केसों का फैसला नहीं हो रहा होता। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग? अच्छा, इसमें लास्ट कुछ 1-2 साल पहले जो है वो बिल पास हुआ है, जिसमें अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि आपका जो केस है वो थोड़ा सा लिंगर ऑन कर रहा है और वो तारीख पे तारीख चली जाती है, तो फिर उसको क्या किया जाए? आप है एप्लीकेशन देंगे ombudsman को। ombudsman जो है वो फिर उसको पे इंक्वायरी करता है और फिर जो उनका फैसला आता है उसी फैसले के तहत उस सारी जो जायदाद की तकसीम है उसको कर दिया जाता है। इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स जो वुमेन के लिए जो बिल पास हुआ था उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से अगर आपका केस लिंगर ऑन हो रहा है सिविल कोर्ट्स में, अगर आपका मैटर है और वो पेंडिंग है मैटर, ऑलरेडी वो चल रहा है और वो थोड़ा सा वो उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं आपके प्रॉपर्टीज नहीं, और अगर भाई मोस्ट ऑफ द टाइम आके स्टे दिलवाई जा रहे हैं और वो चीज़ ख़राब हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं ombudsman को।
उनके पास जब एप्लीकेशन जाती है तो वो सारी इंक्वायरी वगैरह करके डिप्टी कमिश्नर के पास भेजते हैं। डिप्टी कमिश्नर वो बाउंड है कि वो विदिन 7 डेज़ उस पूरी इंक्वायरी को समराइज़ करके तो उसके ऊपर अमल दरामद करवाए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारी गवर्नमेंट ने औरत के हकूक़ के लिए उठाया है कि वुमेंस को अगर राइट्स में कहीं भी ताख़ीर आ रही है तो वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर या इस इदारे के थ्रू अपना जो है वो हक ले। एक और चीज़, अच्छा आपने बात की ओम्बड्समैन की, अब ये कौन साहब होते हैं या साहिबा होती हैं और इनका क्या काम होता है कि ये वो कैसे लोगों में खैर बांटते हैं? ये खैर इस तरह से बांटते हैं कि जो पंजाब में एक ही ओम्बड्समैन है और इनका क्या मकसद, उनका होता क्या है, क्या करते हैं ये? बहुत सारे जिस तरह से आपके रिलेटिंग इश्यूज हैं जिसमें आप ये फैमिली इश्यूज के ऊपर आते हैं या बिजनेस इश्यूज के ऊपर? सारे जिस तरह से आपके बिजनेस इश्यूज में भी है तो आप एप्लीकेशन वहाँ पे दें। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आर्बिट्रेशन केसेस में भी ये इम्प्लीमेंट होता है। और फिर ये ओम्बड्समैन जो हैं ये तकरीबन आपके सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। ये एक स्पीडी रेमेडी आप कह लेंगे, उनके थ्रू आपको एक स्पीडी रेमेडी ले सकते हैं। ओके, लेकिन उनका जो कहना है वो फिर हर जगह पे चैलेंज हो सकता है? हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी हर जगह पे वो बात मानी जाती है उनकी? ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जी वो कहते हैं मेरी अम्मा कहा करती थी जेड़े थे पैड़े मक्के मदीने भी पैड़े। तो जेड़े वो लोग ऐसे हैं कि जिनको समझ ही नहीं आता है कि उनको जो मर्जी ओम्बड्समैन भी जो बात कर ले, उन्होंने कहा जी असी नहीं देना, तो उनके लिए भी कोई ना कोई सिलसिला ऐसा होता होगा जिसके लिए लीगैलिटीज़ होती हैं। खैर, एक और सवाल समर आपसे जो मुझे लगता है कि हमारी जो बेटियां देख रही हैं या बहनें देख रही हैं यहाँ पे, उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कोर्ट्स में जाते हैं तो कोर्ट का एक जो माहौल है वो बहुत डरा हुआ होता है, जिसमें कोई भी एक फैमिली मेम्बर जो है, जो खातून जो है, वो नहीं कंफर्टेबल फील करती उसमें। व्हाट इज़ द रीज़न एंड हाउ कैन वी मेक कोर्ट्स मोर कंफर्टेबल? हालांकि होने तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरा एक ख्वाहिश है, आर्टिस्ट की एक ख्वाहिश है कि कंफर्टेबिलिटी कैसे करें ख़वातीन को, क्योंकि इतने बंदा उनको देख रहा होता है जिसमें वो पहले ही परेशान हो जाती हैं। नहीं, इसमें आप ये देखें कि कोर्ट्स में जब लेडीज़ आती हैं तो उसको बहुत रिगार्ड किया जाता है। और की रिगार्ड करना, उन्होंने पूरा दुपट्टे बा के उसके बाद चल रहे होते हैं, वो क्या रिगार्ड है, मुझे ये बताएं। नहीं सर, अच्छा। हमारे कोर्ट्स में जब लेडीज़ आती हैं तो बाकायदा जो हमारे जजेस हजरात हैं उनका बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, उनके केसेस को प्रेफरेंस देते हैं, उनको इंसाफ मिलता है। उनको कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके केसेस बहुत लिंगर ऑन हो जाएं। 2, 3, 4, 6 माह में ये फैमिली कोर्ट्स में जो केसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, ये आजकल मरियम नवाज साहिबा जिस वक्त जब से चीफ मिनिस्टर बनी है, आई थिंक कि उसके बाद से ये चीज़ें ज़्यादा होनी शुरू हुई हैं, इससे पहले भी हो रही हैं? इससे पहले भी हो रही थी, लेकिन अब ये ज़्यादा स्पीड अप हो चुकी है क्योंकि बीइंग केजी पंजाब जो है, उनकी भागदौड़ जो है वो खातून के हाथ में है। तो आई थिंक कि केजी वो मरियम नवाज साहिबा जब से पंजाब का उन्होंने सारा बेड़ा उठाया है पंजाब को संभालने का, तो माशाल्लाह काफ़ी स्पीड अप काम हुआ है और हो रहा है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनके साथ काम को। अगर कोई बच्चे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि बच्चे छोटे हैं और बच्चे छोटे होने के साथ अब्बा या दादा या कोई भी सब लोग वहाँ पे हैं और अब्बा जो बच्ची का वालिद है वो चले गए हैं दुनिया से, तो उनको अगर दादा कहते हैं कि जी हुन मेरे पास है, मैं जिसको जो चीज़ मर्जी दे दूँ, तो वो दादा दे सकते हैं अपनी मर्जी से? हाँ जी, इसमें ये है कि दादा जो है वो पोता जो है दादी की जायदाद में से हकदार नहीं होता, दादा जायदाद में हकदार नहीं होता और पोती भी नहीं होती। नहीं, अब इसका ये है कि अब इसके लिए और बहुत सारे रास्ते हैं कि दादा को करना ये चाहिए कि जब उसका बेटा फौत हो गया, दुनिया से चला गया है, तो उनको वो प्रॉपर्टी हिबा करें, ताकि अगर वो दुनिया से चले जाएं तो फिर वो जो उनके बच्चे होंगे वो आपस में हकदार होंगे, वो आपस में इनहेरिटेंस क्लेम करेंगे। अब बच्चे के बच्चे वो बच्चा पहले दुनिया से चला गया तो अब उसका ख्याल दादा को करना है। अगर वो दुनिया में है तो वो उसके बहुत सारे ये रास्ते हैं कि वो काइंडनेस के भी रास्ते हैं कि आप हिबा कर दें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दें कि इन बच्चों को फाइनेंशली कोई इश्यूज़ ना आए। सेकेंडली, यहाँ हम इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी लेडीज़ के हवाले से, तो उमर अता बंदयाल साहब का जो एक केस आया था पिछले साल, काफ़ी हाइप चली थी उसकी, उसमें भी आपने ये देखा होगा कि उसमें ईसा खान फादर था और उसका बेटा अब्दुल रहमान और उसकी 2 बेटियां थीं। अब बाप की जब डेथ हुई तो बाप ने अपनी डेथ से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटे अब्दुल रहमान को दे दी। अब जब प्रॉपर्टी बेटे को चली गई, बेटे ने कुछ प्रॉपर्टी सेल कर दी, कुछ प्रॉपर्टी जो है उसकी डेथ के बाद वो बच्चों के पास चली गई, बच्चों ने भी प्रॉपर्टी सेल कर दी।
अब हुआ ये कि उन 2 बहनों के जो बच्चे थे वो आ गए कोर्ट में, सिविल कोर्ट ने फ़ैसला उनके हक़ में दे दिया। लेकिन जब हाई कोर्ट में वो अपील में गए अब्दुल रहमान के बच्चे, तो अपील में हाई कोर्ट ने फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बहनें जो थीं वो दुनिया से जा चुकी थी। अब उनके बच्चे जो थे वो राइट क्लेम नहीं कर सकते थे। अब यही अपील गई फिर सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में ये अपील गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जो हाई कोर्ट का जो रूलिंग थी उसको बरकरार रखा और ये कहा क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने राइट नहीं मांगा तो इसलिए अब उनका राइट नहीं बनता। अब इस पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, लोगों ने कहा कि इस तरह से तो नहीं हो सकता, ये नाइंसाफ़ी है। अब इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से जो मैं यहाँ से पे शेयर करना चाहती हूँ कि 2 तरह के राइट यहाँ पे डिटरमाइन उन्होंने किया कि एक थ्रेटन डिनाइल है और एक एक्चुअल डिनाइल है। थ्रेटन डिनाइल ये है कि जब बहन ने भाई से राइट मांगा, भाई ने मना कर दिया, गुस्सा किया, मना कर दिया। अब यहाँ पे इस फैसले में कहा गया है कि आपके राइट क्लेम करने की मुद्दत 6 साल है। अब जब भाई ने मना किया तो वो वहाँ से 6 साल स्टार्ट हो गए। बहन ने फिर पूछा, फिर भाई ने मना कर दिया 2-3 साल बाद, तो आपके फिर 6 साल स्टार्ट हो गए। इस तरह से 40, 50, 60 साल भी हो सकते हैं जब तक आप हयात हैं। अगर ऐसा हुआ है, ये तो था थ्रेटन डिनाइल। अब एक्चुअल डिनाइल ये है कि भाई के पास प्रॉपर्टी थी, कब्ज़ा भाई के पास था, आप को शेयर हैं क्योंकि कब्ज़ा चाहे भाई के पास भी हो, आप को शेयर हैं। आपको पता चल गया कब्ज़ा भाई के पास है और उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी है। ये एक्चुअल डिनाइल हो गया कि वो आपको देना ही नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप फ़ौरन, जैसे ही उन्होंने भाई ने आपकी प्रॉपर्टी बेची है, आप फ़ौरन कोर्ट से रुजू करें और वो 6 साल आपको टाइम मिलता है उसमें कि आप 6 ईयर्स के अंदर अंदर आपकी टाइम लिमिट है कि 6 ईयर में आपको जैसे ही पता चला कि भाई के पास प्रॉपर्टी थी और भाई ने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी है, तो आप विद इन 6 ईयर कोर्ट से रुजू करें और अपना हक लें। और अगर आप दुनिया से चली जाती हैं और अपना राइट क्लेम नहीं करती तो आपके बच्चों को भी राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि अगर माँ ने अपना राइट नहीं लिया तो इसका मतलब है कि वो भाई को देना चाह रही थी अपनी खुशी और रजामंदी से, तो वो अब भाई का ही रहेगा। ओके जी, ये हमें लगता है कि जी हम नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ ये जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और जो आपको समझ आती है कि नहीं ये हम अपने भाइयों के प्यार में इसको छोड़ देते हैं या हम किसी और की मोहब्बत में इसको छोड़ देते हैं, तो वो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। आपको एजुकेट किया जाता है और हम ये कहते हैं कि जी अगर बेटियों को पढ़ाया जा रहा है तो एक समझ लें पूरे ख़ानदान को पढ़ाया जा रहा है। तो अपने इस जो आपके पास जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को प्लीज़ एक दफ़ा यूज़ में ज़रूर लेकर आएँ और आपको ये चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप पे आपके वालिदैन का जितना हक़ उनकी प्रॉपर्टी पे जितना आपका है उतना ही आपके भाइयों का भी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें और हमेशा निगोशिएशन से ही मसलों का हल निकलता है। अगर भाई को प्रॉब्लम है और भाई को ये मसला है कि जी मैंने ही ये सब कुछ करना है, तो वही वाली बात है कि आप पहले उसको एक दफ़ा समझा लें, बता दें, लेकिन फिर नहीं भी समझ आता तो फिर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और आपके हक़ में इसका फ़ैसला हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें माँ बाप के एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, लेकिन फिर इसी प्रॉपर्टी के मामले में एक दूसरे की ऐसी तैसी करने लग जाते हैं। माँ बाप की जितनी भी सिखाई हुई बातें हैं, प्यार है, मोहब्बत है, वो एक साइड पे चला जाता है और सिर्फ ये प्रॉपर्टी रह जाती है और उस प्रॉपर्टी के पीछे ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अल्लाह का वास्ता है, अगर तो अम्मा अब्बा कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं तो एक दफ़ा बैठ के कम से कम उसके लिए बात कर लें। कोर्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एमिकेबली बात करके ज़िंदगी को अपनी आसान कर दें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे भी देख रहे हैं और अगर आप वही करते जाएंगे तो यही लड़ाई और यही लड़ाई की चलती चली जाएगी। खुदारा इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। छोटी सी ज़िंदगी है, उस छोटी सी ज़िंदगी को प्यार, मोहब्बत और चाशनी के साथ गुजार दें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह एडवोकेट समर के साथ हम एक नए मसले में आपके साथ गाहे बगाहे इनको हम यहाँ पे बुलाते रहेंगे और इनकी जो एक्सपर्ट राय है वो आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।